दरवाजे पर दस्तक ने सभी दोस्तों के कान खड़े कर दिए थे, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सभी समझ रहे थे कि यह किसी की मजाक है, लेकिन योगेश के कान खड़े हो चुके थे। उसे आभास होने लगा था कि ना हो यह वही साया है जो आज फिर से उसके कमरे में आ चुका है। अब आगे चलो यार, अब कहानी को एंड करो। सारे मित्र योगेश से जिद करने लगे। योगेश की बोलती बंद थी। वह भी अपनी कहानी खत्म ही करना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से बोल निकल ही नहीं रहे थे। डर के मारे उसका बुरा हाल कारण था वही साया जो उसे दरवाजे पर दिखने लगा था। एक काली सी छाया थी वो, जिसमें आंखों के स्थान पर दो काले से गड्ढे मात्र थे। उन आंखों से लगातार खून की पतली सी धारा बह रही थी, जो उसके गले से होते हुए उसके काले से वक्ष में गायब सी हो रही थी। ऊपर से नीचे तक बहुत कुछ स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसकी गड्ढे नुमा आंखें योगेश को लगातार घूरे जा रही थीं। सुनाओ ना यार, ट्विस्ट खत्म करो। दोस्तों ने योगेश को एक बार फिर इंसिस्ट किया। योगेश मानो किसी नींद से जागा। कहाँ खो गए थे? दोस्त ने योगेश की इस अचरज भरी हरकत पर कहा। कहीं नहीं। तो अब शुरू करो। योगेश ने ट्विस्ट आगे बढ़ाया, और जैसे ही वो औरत अपने पति का कटा हुआ सर लेकर तालाब की तरफ बढ़ी, तालाब के पानी में अचानक से हलचल हुई। गांव के मंदिर के पुजारी जी अचानक से पानी के अंदर से बाहर निकले। अरे बहू तुम! पंडित जी ने गांव की बहू को इतनी रात को उस सुनसान जगह पर इस हालत में देख पूछ लिया। अचानक से पंडित को सामने देख वो औरत घबरा गई और कहते कहते योगेश की आवाज कांपने लगी। वो कभी उस साये को देखता तो कभी अपने दोस्तों को देखता। वो आगे कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन नहीं कह पा रहा था। फिर क्या हुआ योगेश? सबसे फट्टू दोस्त की मिमियाती सी आवाज उसके कानों में। योगेश आगे कुछ भी बोलता कि अचानक से उस साये का सर उसके कंधों से अलग हो जमीन पर गिर गया। खून की बौछार बह चली। कुछ छींटे तो सीधे योगेश के चेहरे पर भी गिर गईं। अचानक से हुए इस घटनाक्रम से योगेश की चीख निकल गई। क्या हुआ योगेश? सभी दोस्त योगेश के एकदम करीब आ गए। वो अब योगेश से नहीं रहा गया। उसने उस साये की तरफ अपनी उंगली से इशारा किया। वो देखो, भयानक सा साया। कहाँ? सभी दोस्त उसकी उंगली की दिशा में देखने लगे। वहां तो कोई भी नहीं है। लगता है तुम कहानी में ज्यादा ही इन्वॉल्व हो गए हो, सबने कहा। उसका सर नहीं है। योगेश की आवाज लड़खड़ाने लगी थी। सर नहीं है? किसका? वहां तो कोई भी नहीं है। अच्छा, तुम वो सर काटने वाली कहानी सुना रहे थे, इसीलिए तुम्हें ये भ्रम हो रहा है। कोई भ्रम नहीं है मुझे। वो देखो, खून ही खून बह रहा है। अपने हाथ से अपने मुंह के खून को साफ करते हुए योगेश, ये देखो मेरे ऊपर भी ये खून की बूंदे। क्या कह रहे हो यार? तुम्हारा हाथ तो बिल्कुल ही सफाचट है। चलो छोड़ो, तुम कहानी वहानी खत्म करो। हम फिर किसी दिन इसका एंड सुन लेंगे। फिलहाल तुम आराम करो। कहते हुए दोस्तों ने योगेश को लेटा दिया और उसे चादर उड़ाने लगे। योगेश ने चादर एक तरफ हटाई और एक बार फिर से दरवाजे की तरफ देखा। एक बार पुनः सब कुछ सामान्य था। न कोई साया, न कोई खून के छींटे, न कोई हलचल। योगेश ने स्वयं को सामान्य करने की कोशिश की और ठीक है, अब मैं ठीक हूं, कहता हुआ वो उठ बैठा। क्या हो गया था तुम्हें? क्या वाकई तुम्हें कुछ दिखा था? दोस्त ने पूछा। अब छोड़ो भी उस मनहूस घड़ी को। फिलहाल अब कुछ रिलैक्स सा लग रहा है। तो फिर कंप्लीट करो कहानी। हंसते हुए दोस्तों ने चुटकी ली।
नहीं, आज नहीं, फिर कभी। ठीक है, गुड नाइट। कहते हुए सभी दोस्त अपने अपने कमरों की तरफ चल दिए। अब योगेश एक बार फिर सोच रहा था। जैसे ही मैं कहानी में ये बताना चाह रहा था कि पंडित को तालाब से अचानक निकलते देख उस औरत के हाथ से उसके पति का कटा हुआ सर छिटक कर जमीन पर लुढ़क गया। ठीक उसी वक्त उस साये का सर भी छिटक कर उसके धड़ से अलग हो गया था। और जैसे ही वो कहानी में खून की धारा का जिक्र करना चाह रहा था, वही खून की धार उसके सामने प्रत्यक्ष थी। ऐसा क्यों था? क्या उसकी कहानी से उस साये का कोई संबंध है? क्यों कहानी शुरू होते ही वो साया उसे दिखने लगता है? और क्यों कहानी के बंद होते ही वो गायब हो जाता है? सोचते सोचते न जाने कब योगेश की आंख लग गई। सुबह जब योगेश उठा तो उसका शरीर दर्द कर रहा था, उसका पोर पोर दुख रहा था। या तो उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी, या यह रात का खौफ था जो उसके नस नस में बस चुका था। अभी फिलहाल कुछ दिनों तक उस कहानी को एंड करने का विचार वह अपने मन से निकाल चुका था। आज करीब एक सप्ताह बीत चुका था। योगेश की तबीयत अब कुछ बेहतर थी। आज एक बार फिर से उसके दोस्तों ने उसे अपनी कहानी के ट्विस्ट को खत्म करने के लिए प्रेशर डाला। अब यार तुम उस कहानी का जिक्र ना करो। क्यों? बस मत पूछो। क्या हुआ योगेश? कहानी नहीं सुनाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए कोई बहाना तो मत बनाओ। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि यह बहाना नहीं है? योगेश मन में सोच रहा था। दोस्तों के कुछ ज्यादा ही प्रेशर डालने पर आज की रात एक बार फिर से कहानी के ट्विस्ट को खत्म करने का वादा योगेश कर चुका था। लेकिन कोई और भी था जो इस कहानी से बंधा हुआ था। जैसे दोस्तों को रात का इंतजार था, उसे भी एक बार फिर से रात के होने का इंतजार था। रात का इंतजार जितना योगेश के दोस्तों को था, उससे कहीं ज्यादा इंतजार उस साये को भी था। रात के घिरते ही क्या हुआ? एक बार फिर रात घिर चुकी थी। मौसम बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उतना खराब भी नहीं। आकाश में कुछ बादल चहलकदमी कर रहे थे। हवा महकी महकी सी चल रही थी। पेड़ की शाखाओं पर रात्रि चर पक्षी गुंजायमान हो रहे थे। जुगनू की कर्कश आवाज वातावरण को थोड़ा खतरनाक बना रही थी। काला सा अंधकार हॉस्टल के चारों ओर छाया चुका था। सिर्फ जुगनुओं की टिमटिमाती सी रोशनी कुछ पल को उजाले का एहसास करा रही थी। सभी मित्र योगेश के वादे के अनुसार एक बार फिर से कमरे में इकट्ठे हो चुके थे। उन सभी के दिमाग में जल्द से जल्द कहानी का ट्विस्ट जानने की उत्सुकता बरकरार थी। वे सभी रात को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते थे। कहानी का ट्विस्ट शुरू हुआ। तो मैंने कहां पर कहानी छोड़ी थी कल? अरे यार, तुमने वहीं पर कहानी को छोड़ा था कि वह औरत अपने पति का कटा हुआ सर लेकर के तालाब की ओर जा रही थी कि अचानक से तालाब से पंडित जी निकलते हुए दिखाई दिए। हाँ, शायद मैंने कहानी यहीं पर छोड़ी थी। योगेश ने दिमाग पर जोर डाला। तो दोस्तों, जैसे ही उस औरत ने पंडित जी को अपनी ओर आते देखा, पंडित जी के प्रश्न से रूबरू होते ही वो घबरा सी गई और उसके हाथ से उसके पति का सर छिटक कर दूर जा गिरा। पति के सर में लिपटा हुआ खून छिटकते ही पूरे एरिया में बिखर गया। कुछ छींटे पंडित जी के चेहरे पर भी आए थे और वो औरत तो पहले से ही पूरी की पूरी खून से सराबोर थी। पंडित जी ने अचानक से उस औरत को इस अवस्था में देखा। उनकी हालत पतली होने लगी। घबराते हुए उन्होंने प्रश्न किया, अरे बहू, तुम्हारे हाथ में कटा हुआ सर, कौन है ये? उनकी आवाज हलक में फंस रही थी। साथ ही उन्होंने उस सर की तरफ चोर सी निगाहों से देखा। शायद पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि यह सर आखिर है किसका। अरे बाप रे, यह सिर तो तुम्हारे ही पति का है।
इनका ये हाल किसने किया, और तुम्हारे हाथ में ये सर, वो भी इतनी सुनसान सी रात में, और फिर ये तालाब की जगह। आखिर माजरा क्या है बहू? पंडित जी ने एक साथ कई प्रश्न पूछ लिए। उस औरत में घूर कर पंडित जी को ऊपर से नीचे तक देखा। पंडित जी की सांसें तेज चल रही थीं। दिल धड़क रहा था। आंखों में खौफ स्पष्ट दिख रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत साहस जो बचा हुआ वो प्रश्न के रूप में बाहर आ रहा था। पंडित जी, अब जब तुमने सब कुछ देख लिया है तो अब तुम्हें गांव जाने की आवश्यकता नहीं है। वो औरत खतरनाक मंसूबों के साथ शायद बोली। मतलब मैं गांव नहीं जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? पंडित जी घबराते हुए बोले। वहीं जहां मैंने अपने पति को भेजा है। मतलब? पंडित डर के मारे थरथर कांपने लगा। मतलब तुम्हें भी ऊपर वाले के पास ही जाना होगा। पंडित ने अपनी रही सही ताकत इकट्ठा की और मैं पूरे गांव वालों को तुम्हारी इस हरकत के बारे में बता दूंगा। अब तुम नहीं बच सकती हो, तुमने ही अपने पति का कत्ल किया है। तुम कुलटा हो, तुम चंडालिनी हो। इस गांव में इसके पहले कभी कोई बहू तुम्हारी तरह खतरनाक नहीं आई। तुम पहली बहू हो जिसने इस गांव का नाम बदनाम कर दिया है। मैं तुम्हें गांव वालों के सामने। पंडित के शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि अपने दामन में छिपाई नंगी कटार को उस औरत ने पंडित के पेट के पार कर दिया। पंडित के पेट से खून की फुहार बह चली। एक चीत्कार के साथ पंडित जमीन पर लौटने लगे। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैं किसी से भी यह बात नहीं कहूंगा। मुझे जल्द से जल्द गांव के अस्पताल पहुंचा दो। मैं मरना नहीं चाहता हूं। मुझे बचा लो बहू। खून से सनी अपनी लार को थूकते हुए वो औरत अट्टहास करने लगी। अब तुम दोनों का क्रियाकर्म मुझे ही एक साथ करना पड़ेगा। कहते ही गांव की उस कथित बहू ने लात मारकर पंडित जी के शांत पड़ चुके शरीर को तालाब की तरफ धकेल दिया और अपने पति का कटा हुआ सर भी घुमाते हुए बीच तालाब के हवाले कर दिया। रात भर में तालाब की मछलियां तुम दोनों को सफाचट कर ही देंगी, और वैसे भी कौन इस तालाब की तरफ आता ही है। 2-3 दिन में तुम्हारे शव पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। बड़बड़ाते हुए गांव की उस बहू ने अपने लंबे लंबे बालों को एक तरफ को झटक दिया। अब सामने उसकी सुर्ख लाल आंखें ही थीं। लंबे लंबे कदमों के साथ वह गांव की तरफ वापस जाने लगी। लेकिन योगेश, उस औरत ने अपने पति को क्यों मारा? यही तो कहानी का ट्विस्ट है जो अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। कहने के साथ ही योगेश ने एक बार पुनः अपने कमरे के दरवाजे की तरह नजरें गड़ा दी, क्योंकि अब वो उसी ट्विस्ट को बताने जा रहा था जिसके शुरू होते ही उस साये का आगमन हो ही जाता था। रात्रि का लगभग 10 बज रहा था। हालांकि ये वक्त उसके आगमन का नहीं था, लेकिन योगेश को उम्मीद थी कि कहानी के उस मोड़ को जानने के लिए वह साया उपस्थित जरूर होगा। कुछ देर तक योगेश उस साये की उपस्थिति को महसूस करने की कोशिश में था, लेकिन किसी भी तरह की कोई हलचल न तो दरवाजे पर थी और न ही हॉस्टल के चारों ओर। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। आश्वस्त होकर के योगेश ने अपनी बात आगे बढ़ाई। तो अब आप लोग जानना चाहते हैं कि उस औरत ने ऐसा क्यों किया? हाँ, मैं भी जानना चाहता हूँ। अचानक से योगेश का सबसे फट्टू दोस्त एक अजीब सी भर्राई आवाज निकालकर बोल पड़ा। यह तुझे क्या हो गया है भाई? तेरी आवाज कैसी हो गई है? योगेश ने उसकी तरफ देखकर पूछा। अब पहेलियां मत बुझाओ और मुझे उस कहानी का एंड बताओ। उस औरत ने अपने पति को क्यों मारा था? अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूं। यदि तूने जल्दी ही यह बात नहीं बताई तो तेरा भी वही हश्र होगा जो उसके पति का हुआ था। लगभग गुर्राते हुए वो दोस्त न जाने क्या बोल गया।
क्या बकवास कर रहा है? योगेश ने अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखा। अचानक से दोस्त की गर्दन 360 डिग्री पर घूम गई। उसकी आंखें एकदम लाल सुर्ख हो चुकी थीं, मानो खून बहकर नीचे टपकने वाला हो। उसकी आवाज कर्कश होने लगी थी, सांसें बेहद तेज थीं। उसका सीना बहुत तेजी से आगे पीछे हो रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। तो दोस्तों, बाकी की कहानी वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो का अगला भाग आपको मिल सके। धन्यवाद।